जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी का डिस्कशन चल रहा है हमारा, और जिस चैप्टर पर हम बात कर रहे हैं वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में संशोधन के पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे। और लास्ट के पार्ट में हमने बात की थी कि पूरा उसका रिकैप कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। सिविल सर्विसेज में सवाल आया हुआ है, रिसेंटली सीडीएस में भी पूछा गया है, और सीएपीएफ में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, और इनफैक्ट और भी अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन को कंपाइल करके हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपसे पूछा जाता है कि आर्टिकल किस आर्टिकल में जो संविधान संशोधन की प्रोसेस है वो मेंशन्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368। और पार्ट कौन सा है? पार्ट 20 है। बहुत बार तो यही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, हम लोग देखेंगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको आर्टिकल हर हाल में ध्यान रखना है, 368 है और पार्ट 20 है। और ये देखिए, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर दिस पर्पस। यानी संविधान संशोधन की प्रोसेस के लिए जो प्रोसीजर स्टेब्लिश किया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसके तहत पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के एक्सरसाइज में एडिशन भी कर सकती है, वेरिएशन भी कर सकती है और रिपील भी कर सकती है संविधान के किसी भी प्रोविजन को। लेकिन जब भी आर्टिकल 368 की बात आएगी तो बेसिक स्ट्रक्चर को आपको नहीं भूलना है। ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द प्रोविजंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने बात की कि अमेंडमेंट की प्रोसेस क्या है। एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि एक बिल लाया जाएगा और बिल इनिशिएट किया जाएगा किसमें? या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। आपको ध्यान रखना है, स्टेट लेजिस्लेचर इस बिल को नहीं ला सकती। कौन सी बिल को? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, या तो लोकसभा में लाया जाएगा या फिर राज्यसभा में। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोड्यूस कौन करेंगे? तो प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है कि मिनिस्टर के अलावा जो एमपीज हैं, ओके, इसके अलावा मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत बार पूछी गई है कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती का मतलब है कि जब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इससे पहले प्रेसिडेंट की सहमति लेना नेसेसरी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, बिकॉज बहुत सारे बिल में, जैसे मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, इन बिल्स में प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन मैंडेटरी होती है। तो खैर, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो ये चीज़ें देखेंगे ही, और सारी चीज़ें जब हमारा पार्लियामेंट वाला चैप्टर आएगा उस टाइम पे तो हम लोग इन चीज़ों को डिटेल से दोबारा बात करेंगे। और देखिए, जब ये बिल पास कर लिया जाता है हाउस के द्वारा, और ये प्रोसेस कौन सी होगी? स्पेशल मेजोरिटी की। आई होप आपको स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन टर्म्स के बीच क्लैरिटी है। तो देखिए, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी 50% की बात की जा रही है। 50% जो एमपीज हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए और उनको वोट करना है फेवर में, बिल के फेवर में। और दूसरे टाइप की मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो इसमें क्या है? मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और जबकि बात करें अगर स्पेशल मेजोरिटी की, तो जनरली ये 2/3 देखने को मिलेगी। 2/3 का मतलब अप्रोक्स आप कह लें 66.67%। ओके, जबकि यहाँ सिंपल मेजोरिटी के में 50% ही देखा गया। जब अब बात करें अगर इफेक्टिव मेजोरिटी की, तो 50% ऑफ स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया जाएगा बाय सब्ट्रैक्टिंग वैकेंट सीट फ्रॉम टोटल स्ट्रेंथ। तो अब आप समझ गए होंगे स्पेशल मेजोरिटी क्यों रखा गया है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज रखी गई है, अप्रॉक्स 66.67% आप कह लें। और इसके बाद देखिए, ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन क्यों नहीं है, ये हमने लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन क्यों नहीं रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के केस में, जब डेडलॉक बन जाता है तब। और इसके बाद ये अभी हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रोविजन में संशोधन करने के लिए बिल लाया जाएगा तो इसे हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई कराना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। और इसके बाद ये हाउसेस से पास होने के बाद ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। यानी प्रेसिडेंट को एसेंट बिल में देना पड़ेगा। मस्ट बात बोली गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए, बहुत सारे बिल्स के केस में हमें पता है कि प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए भी वापस हाउस में उस बिल को भेज सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ना ही वो अपने एसेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं, ना ही उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। और इसके बाद जब बिल पास हो जाती है तो वो एक्ट बन जाता है। इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। तो देखिए, आर्टिकल 368 में दो तरह की 2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट देखने को मिलेगी। पहला स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू,
स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू एंड ऑल्सो थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। ओके, तो हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन लेनी पड़ेगी, लेकिन सिंपल मेजोरिटी ही रिक्वायर्ड है, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं देखी गई है। लेकिन कुछ अदर आर्टिकल्स भी हैं दैट प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। दैट इज जैसा कि अभी हमने बात की, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी 50% वाला। और नोटेबली दीज अमेंडमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ध्यान होगा जब हमने बात की थी कि स्टेट की, तो जब हम लोग आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 इन पर बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट की क्या पावर है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की, तो इस टाइम पे हमने कवर किया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 है वो ये डिक्लेयर करता है लॉज मेड फॉर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो कि आर्टिकल 2 के अंदर कवर्ड है। आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंस है, आप इससे कॉमेंट करिए। मैंने बहुत डिटेल में इस चैप्टर को कवर किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आर्टिकल 2 और 3 के बीच को डिफरेंस को आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 4 क्या डिक्लेयर करता है कि लॉज मेड फॉर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो कि आर्टिकल 2 के अंदर कवर्ड है, या फिर न्यू स्टेट की फॉर्मेशन या एरिया में बदलाव, एरिया में अल्टरेशन, बाउंड्रीज या फिर नेम में बदलाव, जो कि आर्टिकल 3 के अंदर कवर्ड है, आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट। यानी ये जो चीज़ें, ये जो पावर्स हैं पार्लियामेंट की कि वो स्टेट के एरियाज में बदलाव कर सकते हैं, बाउंड्रीज या फिर नाम को बदल सकते हैं, ये सभी चीज़ें अमेंडमेंट का पार्ट नहीं मानी जाएगी। नॉट टू बी डीम्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यही बात यहाँ पे भी बताई गई है, इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि नोटेबली दीज अमेंडमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। नाउ हम लोग बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें किन वेज में अमेंड किया जा सकता है। तो 3 वे हैं, पहला सिंपल मेजोरिटी है पार्लियामेंट की, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी है पार्लियामेंट की, और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी तो है ही, इसके साथ हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन भी चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हमारे संविधान में कौन कौन सी जो फैक्टर से वो अमेंड किए जा सकते हैं। तो देखिए जो नंबर ऑफ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही अमेंड किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एडमिशन या फिर स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये सिंपल मेजोरिटी का मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने बताया भी सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट और इनमें क्या फर्क है। तो देखिए सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है न्यू स्टेट का। न्यू स्टेट के फॉर्मेशन की बात आएगी तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है, अबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। तो जब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात करेंगे तो इसे बहुत डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट में ही है, और वर्तमान में कितने स्टेट्स में है इसे आप कमेंट जरूर करिए। तो अबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, ये चीज़ भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा की जा सकती है। और सेकंड शेड्यूल की अगर बात करें तो एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस, जो भी चीज़ें सेकंड शेड्यूल के अंदर कवर्ड है, इसे भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंड किया जा सकता है। कोरम वाला प्रोविजन, सैलरीज, अलाउंसेस या रूल्स ऑफ प्रोसीजर, पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज़ होना है, ये चीज़ भी हमारे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंड की जा सकती है। नंबर ऑफ प्यून्स जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर यूज ऑफ ऑफिस, और भी कई सारे प्रोविजन आप देख सकते हैं। यानी जो नंबर ऑफ प्रोविजन है ये सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही अमेंड किए जा सकते हैं। नाउ बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की। देखिए आपको कुछ भी रटना नहीं है, जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस पार्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बहुत सारे जो प्रोविजन है उसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी अमेंड करने के लिए। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बात की 2/3 मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और यहाँ पे टोटल मेंबरशिप का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंप्राइजिंग ऑफ द हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर देयर आर वैकेंसीज और एब्सेंटीज। का मतलब ये है कि भले ही यहाँ पे वैकेंसीज हो या एब्सेंटीज हो, कुछ भी हो, बट टोटल मेंबरशिप का 2/3 लेना है, तभी वो टोटल मेंबरशिप के अंदर काउंट होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो लोकसभा के केस में हमें पता है 545 मेंबर है, तो भले ही इनमें से कुछ मेंबर एब्सेंट ही क्यों ना हो, बट हमें इसका 2/3 लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो 3 1 3, 3 8 24, ये 181 के समथिंग आया, और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स 362 मेंबर्स आएंगे। तो इतने प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग होगा तो, और इनके 2/3 का वोटिंग होगा, तो वो चीज़ मानी जाएगी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास की गई है। तो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू कौन कौन सी प्रोविजंस अमेंड किए जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और वो सभी प्रोविजन जो कि फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में कवर नहीं किए गए हैं। तो ध्यान रखना आपको कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अमेंडमेंट के लिए
सिंपल मेजोरिटी नहीं बल्कि स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। ना बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी एंड कॉन्सेंट ऑफ स्टेट, यानी स्पेशल मेजोरिटी तो है ही, इसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की कॉन्सेंट भी होनी चाहिए। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैसे प्रोविजन जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से डील करते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा अमेंड किए जाएंगे, और यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्सेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी। बट स्पेशल मेजोरिटी तो हाफ ऑफ द स्टेट जो है वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर में हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सिंपल मेजोरिटी का कॉन्सेंट देंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए किसी फेडरल स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट के लिए बिल लाया गया तो लोकसभा और राज्यसभा में तो ये स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होगा, बट जब ये स्टेट्स के पास जाएगा, हाफ ऑफ द स्टेट के पास रेक्टिफिकेशन के लिए, तो उस टाइम पे केवल सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। और इसके पीछे का रीज़न भी आप समझ सकते हैं, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से डील करता है, और फेडरलिज्म तो इस चीज़ पे ही बेस्ड है कि सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप है उस पर बेस्ड है। इस वजह से ये देखने को मिलेगा कि स्टेट्स की भी कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे ये बात समझ लीजिए, इफ़ वन और सम ऑफ ऑल ऑफ द रिमेनिंग स्टेट टेक नो एक्शन ऑन द बिल इट डज नॉट मैटर, द मोमेंट हाफ ऑफ द स्टेट गिव देयर कॉन्सेंट द फॉर्मेलिटी इज कंप्लीटेड। यानी हाफ ऑफ द स्टेट की कॉन्सेंट रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। ये बात भी बहुत बार पूछ ली जाती है कि स्टेट्स को कितना टाइम दिया जाएगा इस बिल को पास करने के लिए, तो ऐसा कोई टाइम कॉन्सेंट टाइम बाउंडेशन नहीं दिया गया है। नाउ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन प्लस स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट किन प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के लिए, 7th शेड्यूल के किसी भी लिस्ट में अगर अमेंड करना है तो यहाँ पे भी सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस सिंपल मेजोरिटी ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन, और इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। यानी आर्टिकल 368 में ही अगर अमेंडमेंट करना है तो यहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कॉन्सेंट ऑफ स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों नाउ हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी दोबारा। तो ये क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विसेज 1995 का है। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट। वन हाफ द स्टेट का मतलब है सिंपल मेजोरिटी। ओके, इस पर हमने बात भी की है कि सिंपल मेजोरिटी वन हाफ ऑफ द स्टेट की 50% 50% मेजोरिटी की बात की जाएगी। तो बताना है आपको कि कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं जिनमें हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की भी रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। पहला कहा जा रहा है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दूसरा कहा जा रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, तीसरा कहा जा रहा है लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, और चौथा कहा जा रहा है अबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। तो हमने बात की थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करने के लिए केवल सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में इसे अबॉलिश किया जा सकता है। तो लेकिन हमसे तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन पूछी गई है, तो 4 को हम एलिमिनेट करेंगे, और इस तरीके से ये सवाल एलिमिनेशन के थ्रू काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए सिंपल मेजोरिटी के तहत हमने बात की अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जबकि स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स की कॉन्सेंट, इसके तहत हमने कौन कौन सी बात की। पहला, अगर 7th शेड्यूल के किसी भी लिस्ट में अमेंड करना है या फिर प्रेसिडेंट के मैनर में, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो ज़्यादातर यही पूछा गया है, हाफ ऑफ द स्टेट वाला जब भी क्वेश्चन आया कि हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन के लिए कौन कौन सी मैटर्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इस टाइम पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो जनरली यही 3 पॉइंट दिए गए हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और स्टेट का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन और 7th शेड्यूल में लिस्ट में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विसेज 1999 का है। आपसे पूछा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द, यानी हमारे संविधान में अगर संशोधन करना है तो वो बिल किनके द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है। तो हमने बात की थी कि उस बिल को लोकसभा या फिर राज्यसभा के द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इनिशिएट नहीं किया जा सकता, और प्रेसिडेंट के द्वारा भी इनिशिएट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट लोकसभा या राज्यसभा में यह बिल प्रस्तुत किया जाएगा तो प्रस्तुत करने से पहले प्रेसिडेंट की एसेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? वैसे अगर आप इसे भी एलिमिनेट करेंगे, इस क्वेश्चन को भी, अगर आप 3 को एलिमिनेट करते हैं तो 2 ऑप्शन तो हट गए, और राज्यसभा में डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी सेकंड भी हमारे आंसर में इंक्लूडेड होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा फिर? 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2022 में पूछा गया। क्या पूछा जा रहा है? यानी इसी ईयर पूछा गया, मतलब अभी जो पेपर रिसेंटली हुआ कुछ महीनों पहले, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में। अगेन अमेंडमेंट पर सवाल पूछा गया है। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी, प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रस्तुत करना है लोकसभा या राज्यसभा में तो। और दूसरे में कहा जा रहा है, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर एसेंट, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो ये प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी है अपना एसेंट देना। तीसरे में कहा जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ये मस्ट बी पास्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा इसे पास करवाना है, एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, और ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रावधान नहीं है। तो देखिए ये तो खैर बहुत आसान सवाल है, क्योंकि हमने इस पर बहुत बार बात की कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, यानी फर्स्ट यहाँ पे गलत है। तो अगर आप फर्स्ट को भी सिर्फ एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाता है ऑप्शन बी 2 और 3 ओनली। तो एलिमिनेशन काफ़ी आसान है। और देखिए आई नो कि हाँ कुछ चीज़ें अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, जैसे इस तरह के कॉन्सेप्ट, तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए रिवीजन इज मस्ट, और ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में स्किप करके नहीं आने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CAPF में पूछा गया है, द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज सेट फोर्थ इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। पार्ट 20 में आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेस का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन ए। बाकी के आर्टिकल जो ऑप्शन में है इनमें क्या प्रोविजंस है इसे आप जरूर कमेंट करिए। आर्टिकल 368 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 के क्लोज 2 में क्या प्रोविजन है, और आर्टिकल 370 में क्या प्रोविजन है या था, तो इन सभी चीज़ों में आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसके थर्ड स्टेटमेंट के कारण ये थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है। देखिए अगेन अमेंडमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 368 में है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, हमने बहुत बार डिस्कस किया। आर्टिकल 368 के तहत ये वर्णन है। दूसरा कहा जा रहा है, अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, आइदर हाउस का मतलब लोकसभा या राज्यसभा में ये जो बिल है वो इनिशिएट किया जा सकता है। तीसरा कहा जा रहा है, जो स्पेशल प्रोसीजर है आर्टिकल 368 में वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पावर देता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में। इसका क्या मतलब है? तो जब आप आर्टिकल 368 का क्लोज 1 देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है कि वो अमेंड कर सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसका अर्थ ये है कि ये जो पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास, ये बाकी जो अथॉरिटी जैसे स्टेट लेजिस्लेचर और बाकी जो अदर बॉडीज हैं इनके पास नहीं है। तो इसे दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट टू द स्पेशल प्रोसीजर लेट डाउन इन आर्टिकल 368, यानी ये जो स्पेशल प्रोसीजर है ये क्या कहना चाहता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, यानी जो पार्लियामेंट है, ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की बात की जा रही है। देयर इज नो सेपरेट बॉडी फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज एग्जिस्ट इन सम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बहुत सारे अन्य देशों में ऐसा देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए अलग अलग बॉडीज भी हो सकती हैं, बट इंडिया के केस में पार्लियामेंट है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर हमारा? ऑप्शन बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से जो प्रोविजन है इनमें वन हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। पहला कहा जा रहा है 7th शेड्यूल का कोई लिस्ट। तो अभी हमने कवर किया कि ये 7th शेड्यूल के किसी भी लिस्ट में अमेंड करना है तो इसके लिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की भी रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। आगे कहा जा रहा है आर्टिकल 54, 55, 73, और तीसरा कहा जा रहा है चैप्टर 7, और चौथा कहा जा रहा है चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 9। तो ये है हमारा बेयर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 54, 55, 73 इनमें, इसके अलावा चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 में, पार्ट 5 ऑफ पार्ट 6 और चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 में, या फिर एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल में, और स्टेट का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन में, और आर्टिकल 368 के खुद के प्रोविजन में। इन चीज़ों में हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी।
तो इसका मतलब क्या है, ए तो हमारे आंसर में आएगा ही और बी भी आएगा, यानी सी और डी गलत है। आपको ध्यान रखना आर्टिकल 54 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए आर्टिकल 54 के बारे में। अगर आपको आर्टिकल 54 के विषय में पता है तो आप कमेंट जरूर करिए, और इस पर हम बात भी करेंगे सेपरेट से। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए एंड बी। ओके, ए और बी सिर्फ सही है, सी और डी गलत है। तो एग्जैक्टली सिमिलर सवाल सीएपीएफ में भी पूछा गया 2010 में। एन अमेंडमेंट बिल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। तो 1/2 ऑफ द स्टेट में कौन कौन से जो अमेंडमेंट कौन कौन से प्रोविजन है जिनमें अमेंड किया जा सकता है 1/2 ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन के बाद, आर्टिकल 54। तो बिल्कुल अभी हमने देखा कौन कौन से आर्टिकल 54, 55 और 73, राइट। यानी पहला हमारे आंसर में आएगा। दूसरा क्या कहा जा रहा है, एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, तो ये तो हमने बहुत बार कवर किया। और तीसरा कहा जा रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, हाँ ये भी बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर हमारा, तीनों ही प्रोविजन में 1/2 ऑफ द स्टेट के रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन CDS 1 2022 का है। अगेन आपसे अमेंडमेंट के ही विषय में पूछा जा रहा है। पहला कहा जा रहा है आर्टिकल 368 के क्लोज 2 के द्वारा गवर्न होता है। बिल्कुल आर्टिकल 368 के क्लोज 2 के द्वारा गवर्न होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्लोज 2 है, और यहाँ से ये पूरा क्लोज 2 में सारी बातें बताई गई हैं, पूरा प्रोसेस। दूसरा कहा जा रहा है जॉइंट सिटिंग कैन बी रिजॉर्टेड टू फॉर पासिंग अ बिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जॉइंट सिटिंग रिजॉर्ट नहीं किया जा सकता, यानी सेकंड गलत है, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, यानी हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी होगा। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल सही है, हमें पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बिल को नहीं लाया जा सकता, नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। और चौथा कहा जा रहा है द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी बिल इन द पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पर हमने बहुत बार बातें की कि जो प्रेसिडेंट है उनके कंसेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, केवल ऑप्शन जो बी है वो गलत है, बिकॉज कैन नॉट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही तरह के सवाल घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2019 का है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है नो हाई कोर्ट शेल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। किसी भी हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि किसी सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर कर सके। तो ये बात गलत है, बहुत बार ये देखिए चर्चा का भी विषय रहता है। तो ये 2 ईयर्स पहले की भी न्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई कोर्ट स्ट्राइकिंग डाउन सेंट्रल लॉ इम्पैक्ट ऑन जुरिस्प्रूडेंस। तो ओके, हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है सेंट्रल लॉ को। तो यानी फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है और वो बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं से भी वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर जरूर विचार किया जाएगा। तो यहाँ से दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विसेज 2020 का है। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विथ लोकसभा। तो किस चीज़ को लेकर के है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में राज्यसभा और लोकसभा में इक्वल पावर देखने को मिलती है। बहुत जगहों पे अनइक्वल पावर भी देखने को मिलती है, वो सभी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। जैसे राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ओके। और इसी तरीके से मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। अगला सवाल देखिए सिविल सर्विसेज 2003 का है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा सेपरेटली पास करना होगा किस तरह के बिल को, ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। दोस्तों इस तरीके से ढेर सारे सवाल हमने कवर किए। उम्मीद है आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी इस टॉपिक में इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।